प्राइम न्यूज, मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है तो गलत नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है। और अगर मैं ये कहूं कि कोरोना काल के दौरान सभी पार्टियों ने यूपी में आने वाले चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है तो गलत नहीं होगा। हर पार्टी ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिशें शुरू कर दी हैं कि यूपी में होने वाले चुनाव के लिए कैसे तैयारी करी जाए और उसे कैसे जीता जाए। कांग्रेस पार्टी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और उसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने संगठन में एक बड़ा फेरबदल किया है। कांग्रेस ने अपने माइनॉरिटी सेल यानी अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को बनाया है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खुद मशहूर शायर और कांग्रेस माइनॉरिटी सेल यानी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान भाई, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पर। सबसे पहले सवाल तमाम है, लेकिन आपने कड़ी मेहनत करी है, उस मेहनत का फल आपको मिलने लगा है, ऐसा लग रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, मैं इसे इनाम नहीं बल्कि इम्तहान मान रहा हूँ। ये मेरे लिए इनाम नहीं है। इनाम तो मैं ये मानता हूँ कि जो मैंने मेहनत की उसके लिए मुझे आवाम ने बहुत सारे इनाम दिए हैं, मोहब्बतें दी हैं। अब मैं राजनीति में हूँ और ये मेरा पहला इम्तहान है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस इम्तहान में खरा उतरूँ और पार्टी को ये महसूस हो कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी मैंने उसे बखूबी निभाया है। जैसा कि आप कहते हैं कि मैं जिन चीज़ों के लिए बदनाम हूँ या जिन चीज़ों के लिए मशहूर हूँ, उसके बारे में तमाम बातें आज हम करेंगे। राजनीति की बात करेंगे, चुनाव की बात करेंगे, यूपी की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, आगे की तैयारी की बात करेंगे, संगठन की बात करेंगे। आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या सोचा है आपने? कांग्रेस के नज़रिए से क्या तैयारी चल रही है? अगर मैं यूपी की बात करूं, यूपी में चुनाव होने जा रहा है और ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर निकलता है। 24 बाद में है, पहले 22 है और 22 को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है और आपके कंधों पर एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम प्रियंका जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और सिर्फ मेरे बदलाव से या मेरे संगठन में एक जिम्मेदार हो जाने भर से नहीं, बल्कि आप पिछले अगर 2 साल का पूरा समय उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि प्रियंका जी ने चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो या सीए के दौरान जो बेगुनाह लोगों को पुलिस ने गोलियां मारी, उस दौरान प्रियंका जी का मूवमेंट रहा हो, या सबसे बड़ा जिसे पूरे देश ने देखा, हाथरस की बिटिया के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने की बात रही हो, तो पुलिस से लड़ती भिड़ती अगर कोई नज़र आई पार्टी तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस थी। राहुल जी, प्रियंका जी लगातार सक्रिय रहे। बीच में कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से मूवमेंट लोगों का बंद हो गया, राजनीतिक गतिविधियां बंद हो गई। लेकिन ऐसे समय में भी मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं कि इस देश में अगर किसी ने काम किया कोविड के दौरान राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। हमारे तमाम फ्रंटल संगठनों ने, हमारे युवा विंग ने, अगर देश में कहीं किसी की सांस टूट रही थी तो उसने अगर किसी से मदद मांगी तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मदद मांगी। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि भारत की सरकार से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने कोविड के दौरान लोगों की मदद की है। यहां तक कि विदेशी दूतावासों तक ने हमसे मदद मांगी और हमने उनकी मदद की। तो मैं ये कह सकता हूं कि हम चुनाव की तैयारी तो अपनी जगह है, लेकिन हम चुनाव के अलावा आम इंसान के साथ इस कोविड में खड़े रहे और जिसके लिए हमारे नेता जाने पहचाने जाते हैं। महामारी के दौरान अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई और आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि भारत सरकार से ज़्यादा कांग्रेस ने काम किया है। क्या वाकई ऐसा हुआ? ये बिल्कुल सच है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप सोशल प्लेटफॉर्म, आप मीडिया के तमाम जो प्लेटफॉर्म है आप उठा के देख लीजिए। हमारे फ्रंटल संगठनों ने जो काम किया है पूरा मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। आप मुझे बता दीजिए कि जब देश कोरोना से मर रहा था उस वक्त देश के प्रधानमंत्री महोदय और हमारे गृह मंत्री महोदय बंगाल में रैलियां कर रहे थे। आप मुझे बता दीजिए कि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कितनी बार आकर के आपके सामने जनता को विश्वास में लेने की कोशिश की। कोरोना के दौरान लोग कितना घबराए हुए थे, लोग दहशत में थे। पंचायत चुनाव जबरदस्ती कराने के नाम पे उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरह से लोगों की बलि ली है ये किसी से छुपा नहीं है। हमारी आंखों ने गंगा जी में बहती हुई लाशें देखी हैं। मैं प्रतापगढ़ का हूं, पड़ोस में इलाहाबाद है। हमने इलाहाबाद में गंगा जी के किनारे घाटों पर सैकड़ों लाशें दफन देखी हैं। जब उनकी तस्वीरें जो है वो विदेशी मीडिया में शर्मनाक तरीके से पेश की गई, देश शर्म से
परेशान हुआ, तब रामनामी दुपट्टे हटाते हुए भी हमारी आंखों ने देखा है। तो आप ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो दावा कर रहा हूं, ये सिर्फ सियासी दावा नहीं है। आप इंसानियत के नाते भी अगर ये देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही खड़े थे। जो आप बातें तमाम कह रहे हैं और जो आपने गंगा के लाशें बहती हुई और उसके किनारे जो लाशें दफन करी गई उनकी जो जिक्र आपने किया, वो हमने भी तमाम दिखाया। और जो सवाल आप कह रहे हैं वो सरकार से सवाल करे भी, और जो आप और सवाल करेंगे वो सरकार से वो सवाल भी करे जाएंगे। आपका सवाल करना लाजमी है, विपक्ष में है। लेकिन ये भी आप मानेंगे ना, आपके नेताओं में जो सबसे बड़ा नाम उभर के आया कोरोना काल के दौरान वो श्रीनिवासन थे। आप ही के पार्टी के नेता हैं, अक्रॉस द पार्टी लाइन जाकर उन्होंने काम किया। तो हिंदुस्तानी मीडिया ने भी बढ़ चढ़कर उनका कार्य दिखाया है। उनके अलावा कांग्रेस पार्टी में किसने बढ़ चढ़कर कार्य किया जो कार्य नहीं दिखाया गया? देखिए, आपके हिसाब से देखिए, हर पार्टी कुछ लोगों को तैयार करती है। राहुल गांधी जी ने, लोग पूछते थे ना कि राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं पिछले 4 साल में, 5 साल में। देश पूछता था, मीडिया पूछती थी, भाजपा की ट्रोल आर्मी पूछती थी कि राहुल जी क्या कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं राहुल जी क्या कर रहे हैं। राहुल जी श्रीनिवास जैसे न जाने कितने योद्धा तैयार कर रहे थे, इमरान प्रतापगढ़ी को तैयार कर रहे थे। राहुल गांधी लगातार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे थे कि राजनीति से इतर देश बहुत बड़ा है, भारत बहुत बड़ा है। अब मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, हमारा यूथ विंग है जिसके अध्यक्ष श्रीनिवास हैं, और भाजपा का एक यूथ विंग है जिसके एक लोकसभा सांसद हैं बेंगलोर से। वो क्या कर रहे थे? तेजस्वी सूर्या, वो कोविड सेंटर में जा करके लिस्ट लेकर के हिंदू मुसलमान कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मुसलमानों ने किस तरह से बेड बेचे हैं। और बाद में वैक्सीनेशन के दौरान वैक्सीन घोटाला निकला है तो उनसे संबंधित एक विधायक उसमें जो है उनका नाम आया। आप अंदाजा लगाइए, राहुल गांधी की परवरिश से श्रीनिवास पैदा होते हैं और नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी की परवरिश से तेजस्वी सूर्या पैदा होते हैं। अंतर देश को समझना पड़ेगा, उन्हें श्रीनिवास चाहिए या तेजस्वी सूर्या चाहिए। कारण क्या है फिर? कांग्रेस की हालत बद से बदतर क्यों होती जा रही है? आप 3 स्टेटों तक सिमट कर रह गए हैं, सीटें आपकी लगातार घटती जा रही हैं, लोकप्रियता घटती जा रही है कांग्रेस पार्टी की। आप इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप गिना रहे हैं, तो कांग्रेस जनता में क्यों नहीं लोकप्रिय हो पा रही है? जनता उन्हें स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? कारण क्या है? एक बहुत बड़ा कारण इस देश का मीडिया है, प्रचार तंत्र है, जो भाजपा ने, जिसपे बहुत, मैं ये कहूंगा कि बहुत छल प्रपंच के साथ कब्जा कर लिया। हमारे अच्छे काम भी गिनाए नहीं गए, दिखाए नहीं गए, और भाजपा का झूठ भी बढ़ चढ़ के दिखाया गया। पूरे कोविड के दौरान प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे कोविड पे सुनने को। लेकिन जब पूरे देश में सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा, लोगों ने सरकार को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तो एक दिन वो निकल के आए और उन्होंने 2 आंसू गिराए। और देश की मीडिया ने ऐसे बढ़ चढ़ के कि मोदी जी तो लोगों के दर्द में शामिल हैं। कमाल परवाजी का एक शेर है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। हाँ, हमारे नेताओं को ये हुनर नहीं आता है। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे कुछ नेताओं को ये हुनर भी आ सके ताकि जनता को हम समझा सकें। वो जनता जो अपनी टूटती हुई सांसों के दौरान टैग करके स्वास्थ्य मंत्री से मदद नहीं मांग रही थी, कांग्रेस की विंग से मदद मांग रही थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मांग रही थी मदद, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जनता समझेगी भी, क्योंकि जनता ने पहली बार महामारी को अपनी आंखों से देखा, अपने परिजनों की टूटती हुई सांसें देखी, तो मुझे लग रहा है वो इन सांसों के दर्द को भुला नहीं सकती है। पहली बार ऐसा हुआ है। यानी कांग्रेस की हालत जो बद से बदतर होती जा रही है उसका ठीकरा आप मीडिया के ऊपर फोड़ दें। मीडिया ही जिम्मेदार है कांग्रेस को बर्बाद करने में, या कांग्रेस का जो लोकप्रियता का फ्रेम घटता जा रहा है उसके लिए? नहीं, मीडिया ही नहीं जिम्मेदार है, मीडिया भी जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मीडिया अकेले को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप भी ये मानेंगे कि मीडिया को वो जिम्मेदारी जो निभानी चाहिए थी, मीडिया उसे नहीं निभा रही। उत्तर प्रदेश में मीडिया के लोग जब सरकार की पोल खोलते हैं तो उन पे मुकदमे होते हैं, मीडिया कर्मियों पर मुकदमे हुए और गंभीर धाराओं में मुकदमे हुए। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश और देश की मीडिया से पूछना चाहता हूं कि कहां मीडिया कर्मी उन छोटे छोटे पत्रकारों के साथ खड़े हुए? नहीं खड़े हुए। देश का एक मजबूत स्तंभ लोकतंत्र का किस तरह से सरकार के कब्जे में है, किस तरह से सांसें ले रहा है, इसे समझने की जरूरत है। सोशल मीडिया जहां सरकार की थोड़ी सी सच्चाइयां उजागर होती थी, अब उसे भी अपने कब्जे में लेने के लिए सरकार पूरी कवायद कर रही है, कुछ हद तक सफल भी हो गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब अपने परिजनों को बिलखता हुआ कोई देखता है तो वो फिर तमाम जो उसकी आंखों पे पर्दा पड़ा होता है उससे उबरता है, और अब उभरेगा देश। मुझे ऐसा इमरान भाई, आप कह रहे हैं कि देश उभरेगा, कांग्रेस काम कर रहा है, लेकिन
आप साथ में मीडिया पर सारा ठीकरा फोड़े दे मैं रहे सारा हैं। ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूं। मीडिया कब्जे में है। मैं मीडिया सारा क्या ठीकरा मीडिया नहीं फोड़ कांग्रेस रहा की हूं। खबरें नहीं दिखाती? नहीं दिखाता है, लेकिन उस तरह से नहीं दिखाता जिस तरह विपक्ष को खबर। देखिए मीडिया कलम का सबसे पहला क्या फर्ज है। कांग्रेस का संगठन कमजोर करने में भी मीडिया की भूमिका रही है? अगर कलम कांग्रेस का के सबसे कद्दावर पहला नेता फर्ज छोड़कर है जा रहे सत्ता हैं को तो उसमें भी सच्चाई मीडिया की दिखाना, भूमिका है। सत्ता को सच्चाई दिखाना। देखिए कौन छोड़ के जा रहा है, कौन रुक रहा है, ये लड़ाई मीडिया बहुत बड़ी है। क्योंकि आप बार ये बार मीडिया को लड़ाई बहुत टारगेट, बड़ी ये है। सबसे आसान तरीका ये हो गया लड़ाई है, बहुत भाई। बड़ी है। जब आप फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो आपके साथ वही टिकते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं। ये जंग बहुत बड़ी है, ये भारत के लोकतंत्र को बचाने की जंग है। इसमें जो टिकेगा वो टिकेगा। एक योद्धा खड़ा है जिसका नाम राहुल गांधी है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के प्रियंका गांधी जी खड़ी हैं। पीछे कौन खड़ा है और कौन जा रहा है, न राहुल जी इसकी परवाह कर रहे हैं, न प्रियंका जी इसकी परवाह कर रहे हैं, न कांग्रेस इसकी परवाह कर रही। लेकिन हम नए लोग पैदा करेंगे, नए लोगों को सामने लाएंगे। किसी का शेर है कि जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। तो हम नए लोग पैदा करेंगे और मुझे लग रहा है आपको वो नयापन दिख भी रहा है। वो बदलाव है, लेकिन वो आप अगर घूम फिर कर एक ही चीज को टारगेट करेंगे, उसमें जिम्मेदार मानेंगे उस चीज के लिए, तो चीजें कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर मैं भी मीडिया का पार्ट हूँ और अगर आज यहाँ बैठकर मीडिया को नहीं कोस रहा हूं, अगर मैं आज यहाँ बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं मीडिया को, आप मुझे किसी बात पर, मेरी विफलताओं पे मुझे कोसें, मैं अपनी आलोचनाओं को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखता हूं एज ए राजनीतिक व्यक्ति, लेकिन मीडिया को भी अपनी आलोचनाओं को बर्दाश्त करना तो पड़ेगा। लेकिन आजकल सबसे आसान ट्रेंड बन गया है, फैशन में है। कोई सवाल पूछे तो मीडिया बिका हुआ है, कोई सवाल पूछे कोई तो मीडिया बिका हुआ है। आपके संगठन में कमजोरी है तो मीडिया बिका हुआ है। मोहसिन साहब, ये भी तो ट्रेंड में है कि जो सवाल आपको सत्ता से पूछना चाहिए वो आप विपक्ष से पूछते हैं। नहीं, जो सत्ता से सवाल पूछने के होते हैं सत्ता से पूछा जाता है। सबसे बड़ा काम है सत्ता की आंख से आंख मिलाकर के सच उजागर। इमरान भाई, इस पे बात करेंगे तो डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ चर्चा आगे बढ़े, लेकिन जिस तरीके से आप लगातार टारगेट कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, जवाब देना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मैं भी उसी परिवार का हिस्सा हूं। अगर उदाहरण की बात आई तो कांग्रेस के बहुत उदाहरण है मुकदमों को लेकर। हो सकते हैं, मैं मानता हूं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे उदाहरण होंगे तो कांग्रेस ने मीडिया को स्वतंत्र रखने की एक बड़ी परंपरा भी स्थापित की है जो भाजपा नहीं कर रही है। मीडिया की तमाम आवाजों को कांग्रेस ने जितनी सहजता से देश में फलने फूलने दिया, भाजपा उस तरह से नहीं कर रही है। ये मीडिया के तमाम साथी जब बैठते हैं तो अलग से बात करते हैं, भले ही ऑन कैमरा न करते। अगर दबाव होता इतना तो मैं यहाँ बैठकर आपसे बातचीत नहीं कर रहा हूँ। धन्यवाद, मुझे खुशी है कि प्राइम न्यूज ये काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं जी। यूपी की अगर हम बात करें, यूपी की तैयारी आपकी कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। आपने बताया प्रियंका गांधी के नेतृत्व में किस तरीके से आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, लोगों के भले के लिए, भलाई के लिए। क्या आपको आसार नजर आ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है? आपने कोई टारगेट तो सेट किया होगा? देखिए, हम पिछले 31 साल से सत्ता से बाहर हैं उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है 31 साल से बाहर होना एक बहुत बड़ा वक्त होता है। ऐसे में हमें बहुत काम करना पड़ा संगठन पर। अब जाकर के हमारा संगठन तैयार है और अच्छी बात यह है कि हमारे पास प्रियंका जी का नेतृत्व है। पहली बार गांधी परिवार से कोई एक नेता इतना व्यक्तिगत तौर पर उत्तर प्रदेश में इन्वॉल्व है और उत्तर प्रदेश की छोटी सी बात को वो लगातार ध्यान में रख रहे हैं। तो बहुत सारा विपक्ष के बाकी दल या सत्ता दल जिन्हें ये लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्या करेगी, मैं वादा कर रहा हूं ये कोविड का काल खत्म होने दीजिए, महज 3 महीने का समय और दीजिए। उसके बाद हम बताएंगे कि जो 30 साल का सूखा है उसको हमने किस तरह से हरियाली में बदलने की कोशिश की है। और अभी बहुत सारी रणनीतियों का खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप कांग्रेस के बिना सोच भी नहीं सकते हैं। कांग्रेस अपने बल पर चुनाव लड़ने जा रही है? हाँ बिल्कुल, अपने बल पे लड़ने जा रही है। इसी से कोई समझौता नहीं? नहीं, अभी तो गंगा में बहुत पानी बहेगा। किससे समझौता होगा, किससे नहीं होगा, भाजपा का किससे समझौता होगा, बाकी दलों का किससे समझौता होगा, ये मुझे लगता है वक्त के समय के गर्त में रहने दीजिए। 3 महीने 4 महीने में स्थितियां बहुत क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपके समर्थक भी जानना चाहते होंगे और ऐसा रूमर है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी से बात चल रही है, 60 से 80 सीटें मिल सकती हैं, सपा आरएलडी कांग्रेस का पैक्ट हो सकता है। नहीं, हम पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त विधानसभाओं की तैयारी कर रहे हैं और हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, बहुत मजबूती से। मैं फिर से जोर दे रहा हूं, हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सोचा होगा ना कि समझौता करके लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी,
कोई चेहरा कांग्रेस पार्टी का कोई और हो सकता है, नहीं हो देखिए, सकता मैं है? बस- मुख्यमंत्री के लिए लड़ने जा रहे हैं कि दहाई का आंकड़ा पार करने के लिए लड़ने देखिए, जा रहे हम तो बस इतना कहेंगे, हम कौन सा आंकड़ा पार करेंगे, अभी हम आंकड़ों के फेर में नहीं उलझ रहे हैं। आंकड़े बढ़ाना, आंकड़े छुपाना, ये भाजपा सरकार का काम है। कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े किस तरह उन्होंने छुपाए हैं, इस पे हम क्या बात करें। हम तो बस ये कह रहे हैं कि हम प्रियंका जी के पीछे खड़े हैं और प्रियंका जी नेतृत्व कर रही हैं, और हमें यह पता है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। और पहली बार मैं उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को इतना उत्साहित भी देख रहा हूं, क्योंकि उसे प्रियंका जी का एक करिश्माई नेतृत्व भी मिला हुआ है। और बस कोरोना का काल थोड़ा सा समाप्त होने दीजिए, ये जो तमाम बंदिशें लगाई गई हैं वो खत्म होने दीजिए, फिर हम उत्तर प्रदेश को बताएंगे कि कांग्रेस ही धुरी है इस चुनाव का। प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती है? हम सब दुआ करते हैं, काश ऐसा हो जाए। अब ये तो उन्हीं पे निर्भर करेगा। हम सब तो दुआ करते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश दुआ करता है, पूरा उत्तर प्रदेश दुआ करता है कि काश ऐसा हो जाए कि वो चेहरा हो जाए। लेकिन ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। वो बिल्कुल गहराई के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ संगठन को देख रही हैं, प्रत्याशियों को फॉलो कर रही हैं कि किसे लड़ाना है, किसे नहीं लड़ाना है। बाकी तो वो कांग्रेस एक संगठन है, एक परिवार है, परिवार तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, ये परिवार तय करेगा। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी जो कि आज एक महत्वपूर्ण पद पर हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर और यूपी से आते हैं, महत्वपूर्ण बात यह भी है, उन्हें क्या लगता है, क्योंकि जमीन पर, धरातल पर क्या स्थिति है आप बेहतर जानते हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर प्रियंका गांधी के चेहरे के साथ यूपी चुनाव में जाएगी तो बेनिफिट मिलेगा? नहीं, चेहरा तो जाहिर सी बात है, हमारी अगुआ तो वही है ना, चेहरा तो वही है हमारा। बस यह है कि हम वो अपनी भूमिका बाकी क्या तय करती हैं, ये तो उन पे निर्भर करता है। मैंने कहा ना, हम तो दुआ करेंगे कि वो हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाए, लेकिन अगर वो संगठनात्मक तौर पर ही आगे बढ़ती हैं तब भी वो हमारा चेहरा है, हम उनसे इतर सोच नहीं सकते। यानी अभी मुख्यमंत्री के बारे में आप नहीं सोच रहे? नहीं, हमें ये लग रहा है कि मैं पिछले 4 दिन पहले मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं अभी अब सिर्फ अपने संगठन के बारे में सोच रहा हूँ। वो फैसला करने में अभी थोड़ा वक्त है, कर लेंगे, वो फैसला भी कर लेंगे। अच्छा, आपके संगठन की जिसकी जिम्मेदारी आपको मिली है, इसके बारे में अगर हम बात करें, क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए, जब भी संगठन में ऊपर बदलाव होता है तो जाहिर सी बात है कि जो भी नया व्यक्ति आता है वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ें मैनेज करता है। अब मैं कार्यभार ग्रहण करने वाला हूँ। कार्यभार ग्रहण करने के बाद जाहिर सी बात है कि मैं पूरे देश के स्टेट चेयरमैनों से बात करूँगा, अपनी नेशनल बॉडी से बात करूँगा, फिर देखूंगा कि कुछ और अच्छे लोग सामने आ सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और शायद मैं इसीलिए आया हूं कि कुछ ऐसे लोग आ सकें जो आम जनता के लोग हैं, जो आम आवाम के लोग हैं, क्योंकि मैं खुद उन्हीं के बीच से आया हूं, आम आवाम के बीच से आया हूं। तो मेरी जिम्मेदारी ये रहेगी कि मैं कांग्रेस के संगठन में भी सुदूर अंचलों से, गाँवों से निकाल करके अल्पसंख्यक कांग्रेस में ऐसे नए लोग लाऊं जिनकी राजनीतिक विरासत नहीं है, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है। मैं ऐसे लोगों को आगे लाऊंगा। ये मेरा अपना इरादा है, मेरा मंसूबा है और मैं इसे पूरा करूंगा। आपने नेशनल बॉडी की बात करी कांग्रेस की, तो एक सवाल फिर से फिजाओं में अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने जा रहा है? क्या राहुल गांधी दोबारा से कमान संभालने को तैयार हैं? हम फिर से ये कहेंगे कि हम दुआ कर रहे हैं वो संभाल लें। वो संभाल लेंगे तो हमें बहुत मजबूती मिलेगी और मुझे यकीन है वो संभाल ही लेंगे, वो संभाल रहे हैं, संभाल ही लेंगे। राहुल गांधी के बारे में ये कहा जाता है फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है और जिसका खमियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। देखिए, ये एक नैरेटिव है जो भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए बनाया। आप कैसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं 18 घंटे काम करता हूं। क्या 18 घंटे काम सिर्फ चुनावी रैलियों का होता है? 18 घंटे काम तो ये था कि कोरोना की दूसरी लहर आने से पहले आप देश को तैयार कर लेते कोरोना से लड़ने के लिए। फुल टाइम पॉलिटिशियन होना यह है कि वो आने वाले भविष्य में भी क्या क्या दुश्वारियां आने जा रही हैं देश के सामने, उसको समझे। लोग कहते हैं फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं कि फुल टाइम के साथ साथ वो भविष्य के भी राजनेता हैं, जो भविष्य को भी समझता है। भारत का भविष्य क्या होने जा रहा है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, इस देश में राहुल गांधी से ज्यादा इसको कोई नहीं समझता। ये एक नैरेटिव बनाया गया है, जो नैरेटिव अब टूटेगा, क्योंकि जब सरकार एक्सपोज हो रही है, मौजूदा मोदी सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार ने अड़ियल रवैया अपनाया है चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, आज किसान उनसे नाराज है। महंगाई 100 रुपए से ज्यादा, मतलब पेट्रोल डीजल सेंचुरी मार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी
क्या कह करके आए थे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। ये सारे नारे झूठे साबित हो चुके हैं। गैस सिलेंडर 400 का सिलेंडर पकड़े हुए स्मृति ईरानी जी की तस्वीर आज भी पूरे सोशल मीडिया पे तैर रही है। उनके लिए ऐसा लग रहा है कि 400 से ज्यादा रेट बढ़ा ही नहीं है और गैस सिलेंडर 800 के पार हो चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए, खाने वाले जो तेल हैं, तिलहन वाले, वो 200 रुपया पार कर गए। महंगाई का ये आलम है कि आम आदमी के पास कमाई के लिए कोई जरिया नहीं है। लॉकडाउन लगा हुआ है, चीजें बंद हैं, बाजार बंद हैं और महंगाई आसमान तोड़ रही है। ऐसे में बताइए 18 घंटे काम करने का फायदा देश को क्या हो रहा है? ये जो आपने मुद्दा उठाया, और ये सवाल हमारा नहीं है, ये जनता का सवाल है। और आपने ये सही बात कही कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन जनता ये भी कह रही है साथ में कि विपक्ष बहुत कमज़ोर है। अगर स्थिति उलट होती, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती, जो हमने देखा 2014 से पहले कि अगर महंगाई थोड़ी भी बढ़ी तो किस तरीके से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, किस तरीके से वो सड़कों पर आए। इस तरीके का विरोध प्रदर्शन इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। क्या ये भी एक कारण है सरकार मनमानी कर रही है? देखिए, इसको आप इस तरह से समझिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस विपक्ष को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष था, उसे विरोध प्रदर्शन करने का, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने का मौका देती थी। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही? आपने ऑक्सीजन सिलेंडर मांग लिया ट्विटर पे टैग करके तो आप पे मुकदमा हो गया। आपने मिड डे मील की तस्वीरें और उसकी खबरें छाप दी पत्रकार होकर के तो आपके ऊपर मुकदमा हो गया। आप निकल गए गैस सिलेंडर लेकर के तो आपको उठा करके थाने में ठूंस दिया गया, आपकी पिटाई की गई। क्या लोकतांत्रिक मूल्यों को रत्ती भर भी भारतीय जनता पार्टी तरजीह देती है? नहीं देती है। पूरा देश चीख रहा है कि मदद करिए, लेकिन आप अपना महल बनवा रहे हैं। आप सेंट्रल विस्टा आपके लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना अहम प्रोजेक्ट है कि आपने उसको एसेंशियल सर्विसेज में डाल रखा है। जब मजदूरों, जब पूरे देश को कहा जा रहा है कि घर में कैद रहो, तब मजदूर लग करके, सैकड़ों मजदूर वो सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, नई इमारत बनाने में लगे हुए हैं आप। तो ऐसे में आप ये कहें कि विपक्ष कमजोर है, दरअसल विपक्ष कमजोर नहीं है, ये सरकार बहुत जालिम है जो विपक्ष को रत्ती भर भी आवाज नहीं उठाने देना चाहती। जिस स्तर पर प्रदर्शन होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, उस स्तर पर प्रदर्शन और विरोध हो भी नहीं रहा है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मुकदमे लग जाते हैं, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता, बीइंग अ पत्रकार अपने बारे में कह सकता हूं। आप जो कह रहे हैं एक एक शब्द ऑन एयर जाएगा, जनता के बीच में जाएगा। अगर मुकदमा होता है, जेल जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये मेरा काम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है। अगर आप कुछ कह रहे हैं जनता के बीच में जाना चाहिए, जेल जाने के लिए मैं तैयार हूं। क्या नेता होने के बाद अगर नेता पर मुकदमे लग रहे हैं तो विरोध नहीं करना चाहिए? लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन उस तरीके से नहीं हो रहे हैं जैसे होने चाहिए। मुझे बताइए, किसान आंदोलन चल रहा है, कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, 500 मौतें हो चुकी हैं। मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि 500 मौतों के बाद भी अगर मीडिया यह कहता है कि विरोध प्रदर्शन उस तरह नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए, तो 500 मौतों से ज्यादा मीडिया से ज्यादा जनता कहती है। मैं कहना चाहता हूं कि 500 कुर्बानियों के बाद भी अगर आपको लगता है कि विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है और 500 मौतों के बाद भी सरकार मानने को तैयार नहीं कि कृषि कानून गलत हैं, तो फिर और क्या बचता है? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन? कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा? कितनी मौतें और कितनी शहादतें और दे दें किसान कि भारत की सरकार यह मान लेगी कि हां कृषि कानून गलत हैं? कोई आंकड़ा सेट कर दें नरेंद्र मोदी जी, 500 मौतें हो चुकी हैं, आप बता दें कि 1000 मौतों के बाद हम कृषि कानून वापस ले लेंगे। ये किसानों की बात होगी, ये किसान आंदोलन की बात होगी, आपकी सही बात है। क्या कांग्रेस पार्टी के नेता मुकदमों के डर की वजह से विरोध नहीं करेंगे? अगर होता है, मैं आपकी बात को आगे रख रहा हूं। मुझे बताएं, राहुल गांधी जी इस देश के एक बड़े नेता हैं, आप मानते हैं? पूरा विपक्ष मानता है, पक्ष मानता है। हाथरस के लिए निकले, सरकार ने उन्हें डिटेन किया, ले गए, मुकदमा हुआ उन पर। प्रियंका गांधी जी अगले दिन निकली, प्रियंका गांधी जी के गिरेबान पर पुलिस का एक अधिकारी जो है वो हाथ डाल दे और देश चुप है। देश चुप है। नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, जिसके परिवार ने इतने कुर्बानियां दी हों, उस बेटी के गिरेबान पर पुलिस वाला सरकार के कहने पे इसलिए हाथ डालता है गिरेबान पर कि वो बिटिया से मिलने ना जा सके, दलित बिटिया से हाथरस की। आप बताइए, मुझे बताइए, कांग्रेस कहां चुप है? जो ये सवाल खड़ा किया जाता है कि कांग्रेस चुप है, आप बताइए, जब आप अपने घरों में कैद थे, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तब कांग्रेस के सिपाही सांसें बांट रहे थे ये परवाह छोड़ करके कि हमें कोविड हो जाएगा या नहीं होगा। आप बताइए, हमारा यूथ विंग का अध्यक्ष 500 कुछ दिन बाद अपनी मां से जाके कल मिलता है, 500 दिन के बाद
और वो अपनी मार्मिक तस्वीर पोस्ट करता है कि मैं अपनी मां से इतने दिन बाद मिला। आप बताइए उसकी मां को ये डर नहीं रहा होगा कि मेरे बेटों को कोरोना हो जाएगा? कितने कार्यकर्ता कांग्रेस के इस तरह से घर घर जाकर के सांसें बांट रहे थे, दवाइयां बांट रहे थे, रेमडेसिविर बांट रहे थे। आप मुझे बताएं और तरीका क्या है सेवा का? देश मुझे बताए, जनता मुझे बताए कि और तरीका क्या है सेवा का। अगर कोई और तरीका है जिससे आपको खुश किया जा सकता है, जिसको यह बताया जा सकता है कि देश को कांग्रेस लेके आगे बढ़ सकती है, तो हम वो भी तरीका इस्तेमाल करेंगे। आप हमें सुझाव दीजिए। आप जनता से कह रहे हैं वो सुझाव दें आप। बिल्कुल। और आप अब ये जब कोरोना काल थोड़ा कम हो जाएगा तो जनता के बीच में ज्यादा जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम तैयार और विरोध हम अच्छे तरीके से तैयार बैठे हैं। हम कल भी विरोध कर रहे थे। कोविड काल के दौरान भी जो वर्चुअल मीटिंग्स थी वो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने करी है। मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछता हूं, आप मुझे बता दीजिए कि कोविड काल के दौरान जो बाकी विपक्षी दल हैं उनमें से किसी ने आपके लिए सांसों का इंतजाम किया? आपने कभी मायावती जी को टैग करके एक गैस सिलेंडर, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा? आपने कभी अखिलेश जी को टैग करके एक ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा? नहीं मांगा। यानी दबी जुबान में आप अपने पुराने साथी अखिलेश यादव पर भी तंज कस रहे हैं। उन्होंने भी कार्य नहीं किया। तंज नहीं है, कुछ सच है जिन्हें बोलना पड़ेगा। कुछ सच है, मैं कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कांग्रेस कहां थी? मैं कह रहा हूं कि जब आजम खान साहब जेल भेजे गए तो सबसे पहले किसी व्यक्ति ने आवाज उठाई तो वो मैं था। उनकी वाइफ छूट करके आई जेल से और सबसे पहले उनसे मिलने के लिए कोई गया? पूरी समाजवादी पार्टी उनकी तरफ नहीं देख रही थी, वो मैं हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही के बतौर रामपुर गया, उनके परिवार से मिला और मेरे जाने का असर यह हुआ कि दूसरे दिन पूरी समाजवादी उस मंडल की सड़क पर उतरी और अगले दिन अखिलेश यादव जी खुद पहुंच गए। सवाल तो देखिए, सबने कुछ कुछ किया, लेकिन किसने सबसे पहले किया गिना तो वही जाएगा ना। गिनती तो आपको उसी की करनी पड़ेगी। मैं हूं वो व्यक्ति, मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूं। मैं खड़ा था जब जब जहां जहां इस देश में जहां जहां आंदोलन हुए हैं, किसी भी संदर्भ में मैं खड़ा रहा हूं। मैं अपनी तस्वीरें दिखा दूंगा, मैं अपने वीडियोस दिखा दूंगा। मुझ पर जितने टॉर्चर हो सकते थे, जितने तरीके से दबाव डालने के सरकार के हथकंडे होते हैं, वो सारे इस्तेमाल किए गए, लेकिन मैं खड़ा रहा क्योंकि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और कांग्रेस का सिपाही खड़ा है देश के साथ। ये सच है। यानी आप ये बात ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, प्राइम न्यूज के प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी सीधा चिन्हित करके आजम खान के संदर्भ में ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में उन्हें वो इज्जत नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, इसलिए आपको सबसे पहले वहां जाना पड़ा, सबसे पहले उनकी आवाज को उठाना पड़ा। देखिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। मैं दोबारा से ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं बिल्कुल आपको क्लियर करके कह रहा हूं, मेरा काम तंज करना नहीं। मैं राजनीति में बड़ी शुचिता और ईमानदारी पे यकीन रखता हूं। मैं किसी पे तंज नहीं करता हूं, मैं अपने काम गिना रहा हूं। हां, सबसे पहले मैं गया था, सबसे पहले मैं गया था, मेरी पार्टी के एक विधायक मेरे साथ थे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे। ये सच है, ये ऑन रिकॉर्ड है। यानी समाजवादी पार्टी में उन्हें इज्जत नहीं मिली, ये आप उनका ध्यान नहीं रखा। ये जब आजम खान साहब छूट के आ जाए जेल से तो ये सवाल आप उनसे पूछिएगा। चलिए, माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक की बात कर लेते हैं। यूपी के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि 2022 के चुनाव जो होने वाले हैं, सारी पार्टियों की नज़रें अल्पसंख्यक वोटों पर लगी हुई हैं। वोटों में बिखराव अगर हो गया तो सीधा फायदा उसका बीजेपी को मिलेगा, ये भी विशेषज्ञ मानते हैं। आपकी क्या रणनीति होगी कि अल्पसंख्यक वोटों में, और ख़ासतौर से अगर मैं यहाँ नाम लूँ मुसलमान वोटों में, बिखराव ना हो, इसके लिए कोई रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं? देखिए मोहसिन साहब, ये जो विशेषज्ञ हैं दरअसल ये भाजपा के विशेषज्ञ हैं जो इस चुनाव को पूरी तरह से मुसलमान पे केंद्रित कर देना चाहते हैं। मैं साफ साफ इस चैनल पे बैठ के ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ मुसलमान पे केंद्रित नहीं है। मुसलमान का चुनाव है ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश की जनता का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में लगभग 80% मतदाता जो है वो बहुसंख्यक हैं, 20% मतदाता अल्पसंख्यक हैं। सांसें अल्पसंख्यकों की भी टूटी हैं, बहुसंख्यकों की भी टूटी हैं। अगर अल्पसंख्यकों के कब्रिस्तानों में कोरोना से मरने वालों के लिए कब्रें खुदी हैं तो गंगा जी में बहती हुई लाशें भी बहुसंख्यकों ने देखी हैं। महंगाई में अगर 800 का सिलेंडर मुसलमान खरीद रहा है तो हिंदू भाई भी खरीद रहा है। अगर पेट्रोल पंप पर जाकर के पेट्रोल 100 रुपए से महंगा मुसलमान भरवा रहा है तो हिंदू भाई भी भरवा रहा है, सिख भी भरवा रहा है, ईसाई भी भरवा रहा है। यह चुनाव मुसलमानों का नहीं है। जब जब चुनाव आता है तब तब भाजपा और बाकी विपक्ष के दल पूरे चुनाव को ले जाकर के मुसलमान पर केंद्रित कर देना चाहते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह क्लियर कर रहा हूं कि कांग्रेस किसी मजहब की पार्टी नहीं है।
कांग्रेस संविधान से चलती है, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ती है, लोकतंत्र पे चलती है। कांग्रेस एक एक व्यक्ति के साथ है। लेकिन यूपी में जातिगत चुनाव होते हैं और जाति हावी रहती है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, जातिगत चुनाव होना एक अलग बात है, फिर आप जातिगत बात करिए ना, फिर आप मजहब पे क्यों ले जाते हैं? मजहब और जाति में बहुत अंतर होता है, उस अंतर को रेखांकित करते हुए आगे बढ़िए। अगर माइनॉरिटी के वोट बैंक में बिखराव होता है, सेंध लगती है अलग अलग पार्टियों की, बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा, आपका क्या मानना है? हम सीधे एक बात कह रहे हैं, यहां हम इस पर बहस करने के बजाय इस पर बहस करें कि सरकार के खिलाफ नाराजगी कितनी है, बिखराव होगा। भाई मुसलमान कोई वोट बैंक नहीं है, किसी की ठेकेदारी में नहीं है मुसलमान। जो ये सोचते हैं कि मुसलमान एक वोट बैंक है, किसी की ठेकेदारी में है, उनके पिताजी को मुसलमान वोट देते थे तो उनको भी देते रहेंगे, नहीं। मुसलमान अपना अच्छा भला सोचते हैं, वो ये देखते हैं कि हमारी अगुवाई करने वाला उस पार्टी में कौन मौजूद है जो हमारी आवाज को पार्टी फोरम पर भी मजबूती के साथ रख सकता है। तो ये मुसलमान भी उसी तरह सोचता है जिस तरह इस देश का हिंदू भाई सोचता है। इसको हिंदू मुसलमान क्यों किया जाए? एक बार फिर आप तंज अखिलेश यादव के ऊपर लगा। नहीं, अब आप देखिए, मेरा लहजा थोड़ा शायराना है तो आप हर बार उसे तंज मत समझे, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। सीधा कहा कि जिनके पिता को मुसलमान एक तरफा वोट करते आए, जगजाहिर है किसे करते आए। नहीं, आप हर बार ले जाके वहीं आप कह रहे हैं, मैं नहीं। आपको उनसे प्रेम होगा, आप कर रहे हैं। हम तो ना काहे से दोस्ती ना काहे से दुश्मनी, उस लाइन पर नहीं, मैं तो एकदम सीधे सपाट कह रहा हूं कि भाई कोई भी अगर भाजपा यह सोचती है कि एक धर्म विशेष पर उसकी ठेकेदारी है तो इस बार उसका भी भरम टूटेगा, और उत्तर प्रदेश में जो ये सोचते हैं कि मुसलमानों पे उनकी ठेकेदारी है, इस बार हम उनका भी भरम तोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का यूपी के अंदर किससे चुनाव होने जा रहा है, कौन सी पार्टी से चुनाव? देखिए, जाहिर सी बात है कि मौजूदा सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है और चुनाव हमारा उन्हीं से है। हम भारतीय जनता पार्टी से ही हमारा चुनाव है, जो सत्ता में है उसी से चुनाव है, उसे सत्ता से उखाड़ फेंकना है। तो हम ये कहेंगे किसी और से हमारा चुनाव है तो वो बेमानी होगा। हमारा चुनाव सीधे सीधे मौजूदा सरकार से है, उसके खिलाफ है। आप जो शायरी करते हैं उसमें आप ये भी कहते हैं कि राजनीतिक टिप्पणी आप करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बिंदास तरीके से, और एक शायर का जो तंज होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है, हमने देखा है। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव होने जा रहा है, आखिर में अगर आप शायराना अंदाज में कोई तंज करना चाहें, कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। नहीं, देखिए, हम तो हमेशा घूम घूम के कह रहे हैं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हों, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें पुराने दिनों की दरकार है, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलजुल के रहते थे, जहां इस देश का राष्ट्रपति मुसलमान था तो इस देश का प्रधानमंत्री सिख था, तो किसी और पद पर कोई ईसाई था तो पूरे देश की कमान किसी हिंदू भाई के हाथ में थी। तो हमें तो ऐसे दिन चाहिए जहां सब मिलजुल के रहें। प्राइम न्यूज़ को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मशहूर शायर और कांग्रेस के नवनियुक्त माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्होंने तमाम सवालों के खुलकर जवाब दिए और ये बताया 2022 में जो यूपी के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं उस चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।